वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 44 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपीपीसीएस के 2023 के लिए सीरीज़ चल रही है और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 45। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 18 से 20 प्रश्न जो है जनरल साइंस के पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी। इस टेस्ट की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जो चल रही है टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नों को बाइलिंगुअली रखा गया है क्योंकि जनरल साइंस के जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं वो क्लिष्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ यूज्ड फॉर रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविज़न? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, या इनमें से कोई नहीं? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नन ऑफ अबव? देखिए दिखती तो है नहीं वो, तो विजिबल तो होगी नहीं, अल्ट्रावायलेट भी नहीं होती, वो होती हैं इंफ्रारेड वेव। ठीक है, अवरक्त किरणें ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सामान्यतः रिमोट टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त होने वाले जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो अवरक्त किरणें होती हैं, वो इंफ्रारेड होती हैं वो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? देखिए इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो डायनामो है, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तीसरा प्रश्न है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, कौन सा है वो? कौन सा है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? वो है बैटरी। ठीक है, बैटरी ऑप्शन नंबर ए। तो बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती हैं किंतु सभी में 3 मूल घटक उपस्थित होते हैं। वे हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को भंडारित करके इसे विद्युत ऊर्जा में उपलब्ध कराती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस का। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग जो है विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और उसकी खोज की थी टारवन बर्गमैन ने 1781 में। टंगस्टन की खोज टारवन बर्गमैन ने 1781 में की थी, करेक्ट है। और बिल्कुल विद्युत बल्बों में रोशनी के लिए जो है उपयोग किया जाता है, इसका सी है इसका आंसर। तो टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्ब में रोशनी उपलब्ध करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज की थी टारवन बर्गमैन ने 1781 में। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक तंतु होता है, पतला तंतु होता है, जिससे होकर जो है विद्युत धारा बहती है और यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्यूज में जो प्रयोग होने वाला तार है उसकी क्या विशेषता होती है? फ्यूज वायर क्या विशेषता है उसका? निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, या उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। देखिए जो फ्यूज वायर होता है उसकी जो विशेषता होती है वो ये होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। ठीक है, उसका गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए और जो प्रतिरोध है उसका उच्च होना चाहिए, मतलब हाई रेसिस्टिव होना चाहिए वो, ताकि एकदम से बिजली आए तो जो है बिजली का परिपथ पिघल कर वो टूट जाए और परिपथ रुक जाए और जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट हैं वो ख़राब होने से बच जाएं।
तो हाई रेसिस्टिव पावर होती है उसकी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक वाले को एलिमिनेट करिए सबसे पहले, निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक को सबसे पहले एलिमिनेट करिए। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है, और जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाएं। आजकल तो एमसीबी आ रही हैं। ठीक है, एमसीबी क्या होती है, वो कट मार जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर उसको खुद से उठा सकते हो मैनुअली आप। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट करंट। डायनामो, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। देखिए जो डायनामो था वो तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा था, गलत है ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर। जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में ही परिवर्तित करते हैं, याद रखिएगा, और निम्न वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में परिवर्तित करते हैं, यानी एसी टू एसी ही चलता है उसमें। ठीक है, डीसी से इसका मतलब नहीं है। तो जो रेक्टिफायर होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को यानी अल्टरनेट करंट को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, यानी डायरेक्ट करंट में। नंबर 7 पर आ जाइए। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ऑन हीटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होगा, घटेगा। तो देखिए अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालक से होती है कम, और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। ठीक है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में सेमीकंडक्टर्स। नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है मुंबई के महाराष्ट्र के पुणे में। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। यह पुणे में स्थित है, और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संगठक प्रयोगशाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और रिपीटेड भी है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत बता दीजिए। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है? 1%, 5%, 0%, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और प्रतिशत। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता, ठीक है, 0%। तो देखिए जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर में जो है तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल होता है। ठीक है, चांदी नहीं होता इसमें, यानी जर्मन सिल्वर जो है वो तांबा, जस्ता और निकेल की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉपर? सबसे अधिक किसमें होगा? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में, गन मेटल में। सबसे ज़्यादा होता है ब्रॉन्ज में, इन ब्रॉन्ज, कांसे में। तो कांसे में जो है 88% तांबा होता है, कॉपर, और 12% टिन होता है। पीतल में देखें तो 68% होता है। ठीक है, 68 से 71% तांबा होता है, शेष जस्ता होता है पीतल में। जर्मन सिल्वर की बात करें तो तांबे की उपस्थिति इसमें लगभग 50% होती है। गन मेटल में तांबा 85% है, लेकिन उतना नहीं है जितना कांसे में है। ठीक है, गन मेटल में 10% टिन है और 5% जिंक उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्न धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती? इस प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, आरओ के टेस्ट में था ये। लोहा आपको याद हो कि आयरन जो है वो अमलगम नहीं बनाता है, जस्ता, मैग्नीशियम, तांबा अमलगम बनाते हैं। तो अमलगम जो है पारा और अन्य तत्वों के साथ मिलकर बनता है, परंतु लोहा जो है आयरन यानी पारे के साथ नहीं मिलता, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? कौन सा इसमें?
तांबे के मिश्र धातुओं का कौन सा जोड़ा है? ब्रास और ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तांबा जो तत्व है वो मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल यानी ब्रास, कांसा यानी ब्रॉन्ज इसकी मिश्र धातुएं हैं। ग्रेफाइट होता है, क्या होता है? ग्रेफाइट क्या है? एन एलॉय ऑफ कार्बन, नैनो मॉडल ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, नन ऑफ अबव। कार्बन की मिश्र धातु है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का समस्थानिक है, इनमें से कोई नहीं। कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ये, नैनो मॉडल ऑफ कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली जो है सामान्य कार्बन की पतली परत है, जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं? ये इमेज यहाँ कहाँ से आ गई? ये नेक्स्ट क्वेश्चन की इमेज है, उसी में लगनी है। ठीक है, यहाँ फिलहाल आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं वो। देखिए नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में जो है वो नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए यह कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है और भारत में यह पौधे दार्जिलिंग में, नैनीताल में, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, कीटभक्षी जो कीटों का भक्षण करता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इंसेक्टिवोरस। इसका इमेज था वो क्वेश्चन नंबर 15 का। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्यों वरीयता दी जाती है हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा? क्या हीलियम अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, या वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता? देखिए जो हीलियम है हाइड्रोजन की अपेक्षा वायु के साथ जो है विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो हाईली फ्लेमेबल है, वायु के साथ क्रिया करके विस्फोटक बनाता है, इसलिए गुब्बारे में नहीं भरी जाती। तो हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ जो है बहुत विस्फोटक रूप से जो है विक्रिया करती है वो। और हीलियम जो है वो गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण से वायु गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है, यही कारण है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है हाईली फ्लेमेबल है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, एकदम से रिएक्ट करती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर, एक्सप्लोसिव बनाती है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल कमजोर क्षार। क्या है इसका आंसर? खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से बनता है नमक। नंबर 17 पर आ जाइए। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन द प्लेट ऑफ फोटोग्राफी? बड़ा ही पालतू प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका उत्तर है सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है मेथिलीन, ऑक्सिन, एसिटिलीन या फ्लोरिजन। एसिटिलीन। ठीक है, अलग से ही प्रश्न करते हैं कि कौन सी गैस है फलों को पकाने के लिए? एसिटिलीन। तो फलों को पकाने के लिए जो है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। नंबर 19 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये भी। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा है वो पॉलीमर जिसका यूज होता है बुलेट प्रूफ क्लॉथिंग में? बताइए। बेकेलाइट है, पॉली एमाइड है, टेफ्लॉन है या फिर पॉली यूरिथेन? टेफ्लॉन पे तो जो बर्तन वर्तन होते हैं ना, कुकवेयर होते हैं, उसका लेपन होता है, उनके ऊपर इसका लेपन होता है। यहाँ उत्तर पॉली एमाइड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है पॉली एमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यह सिंथेटिक फाइबर है और इसका ब्रांड नेम है केबलर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे पॉली पैराफेनिलीन टेप्थोलेमाइड। टेरेप्थोलेमाइड। ठीक है, पॉली पैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड, शॉर्ट में पॉलीएमाइड। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक? टेफ्लॉन, नियोप्रिन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथीन? प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक। टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरिन है, पॉलीथीन है, नियोप्रीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। तो नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन जो है कि सिंथेटिक रबर का परिवार है और यह है क्लोरोपिन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो इन्हें ऐसे पॉलीमर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे पिघलाया जा सकता है और लगभग अनिश्चित काल के लिए फिर से बनाया जा सकता है। गर्म होने पर यह पिघल जाता है और ठंडा होने पर हो जाता है सख्त। देखिए, सबसे आम प्रकार के जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो कौन कौन से हैं? पॉली प्रोपाइलिन, पॉली इथाइलिन, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली स्टाइरिन और पॉलीकार्बोनेट। इनको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में रिपीटेशन इनका होता रहता है। तो ये कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जनरल साइंस के, जो ना केवल इम्पोर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए बल्कि आने जो वाली बीपीएससी है उसके लिए भी, हरियाणा पीसीएस के लिए भी और किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए। धन्यवाद।